पुलिस जाकर सेक्स वर्कर को इस तरीके से हैरेस करती थी, यहाँ तक कि एक्सटॉर्शन के केसेस भी पुलिस के खिलाफ आए हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की आवश्यकता थी भी। जब बॉर्डर सिक्योर रहेंगे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत हद तक रुकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको स्वतंत्रता दी है, अब मर्यादा का जो बाउंड्री है वो हमें अपने साथ लेकर चलना होगा। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पे बात करने वाले हैं जो इस समाज के साथ बहुत ही गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो कुछ एजेंसीज़ हैं जैसे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो और सीआईडी। इन लोगों के डेटा के मुताबिक पिछले कई सालों में स्टैटिस्टिकल डेटा कह रहा है कि हर साल करीबन 6,500 केसेस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं ऑफिशियली। इसका मतलब हम लगभग लगा सकते हैं अंदाज़ा कि हर दिन एवरी सिंगल डे 18 to 20 पीपल, इन लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का निशाना बनाया जाता है। अगर हम सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात करें तो करीबन 1500 to 2000 लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का निशाना बनाया जाता है। इसका मतलब लगभग 4 से 5 लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस पूरे मामले में फंस जाते हैं। आज इस विषय पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बयान आया है और इस बयान के तहत खास करके वॉलंटरी सेक्स वर्क और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बीच का जो फ़र्क है, उस फ़र्क को बारीकी से समझाया गया है स्टेटमेंट के ज़रिए। इसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं ऐसे एक शख्स से जो पिछले कई सालों से कोलकाता यानी कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। एडवोकेट आशुतोष झा हमारे साथ हैं। सर, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि एनसीआरबी और सीआईडी के जो डेटा हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट है और उसी के बीच एक ऐसा बयान आया है। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे ऑडियंस के लिए कि क्या स्टेटमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है बेसिकली वो लीगल प्रोटेक्शन उन लोगों को देने के लिए आया है जो वॉलंटरी सेक्स वर्क में प्रोस्टिट्यूशन में खुद को इन्वॉल्व करते हैं। बेसिकली ये जो है एक ऐसा पिटिशन था जिसमें जो इलीगल ट्रैफिकिंग है, इलीगल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है 1956 का, उस पर चर्चा की जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी कोई लीगल एजेंसीज, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस एक्ट के तहत एक्शन लेती है तो वहाँ पर जो भी लोग प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व रहते हैं उनको एक इस तरीके से उनके साथ पेश आया जाता है, उनके खिलाफ ऐसे एक्शन लिए जाते हैं जिससे उनकी डिग्निटी पर प्रभाव पड़ता है। उनको स्वाभाविक रूप से जो है आदतन कम नागरिक, मतलब उनके कहीं ना कहीं जो सिटीजनशिप है, जो नागरिक अधिकार है, उनको कम मान लिया जाता है या तो उनके सोशल डिग्निटी को भी थोड़ा कहीं ना कहीं कम आंका जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जोर दिया है कि यदि कोई वॉलंटरीली सेक्स वर्क में खुद को इन्वॉल्व करता है तो उनके डिग्निटी को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उनका बराबर का अधिकार है यदि उनका कंसेंट है। कुल मिलाकर कंसेंट को सबसे ऊपर रखा गया है कि यदि प्रोस्टिट्यूशन में कोई कंसेंट के साथ खुद को इन्वॉल्व कर रहा है तो उनके खिलाफ पुलिस उस तरीके का एक्शन नहीं ले सकता जिससे कि उनके डिग्निटी पर प्रभाव पड़े। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विषय को देखें तो ये बीइंग अ ऑफिसर ऑफ कोर्ट हम लोग इस फैसले का सम्मान हम लोगों को करना पड़ेगा, देश का एपेक्स कोर्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग है। जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जब होती है, अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ऐसे रैकेट होते हैं, ऐसे ब्लैकमेलिंग के जाल होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं लोग कंसेंट दिखाते हैं लेकिन उस कंसेंट के पीछे कैसी परिस्थितियां हैं वो छुपी हुई रहती है। अब ऐसा हो सकता है कि भविष्य में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम हैं वो भी सामने आकर कहें कि मैं कंसेंट के साथ कर रही हूँ। अब उसके पीछे में उसमें मैं हो सकता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का जो हाथ है वो बंद जाए, वो उस तरीके से इसमें जाँच ना कर पाएँ। तो इस पर भविष्य में देखना होगा कि आगे क्या इसके पहलू आते हैं, लेकिन वर्तमान में इस एक सकारात्मक पहलू यह है कि कंसेंट के साथ जो लोग प्रोस्टिट्यूशन में उनको लीगल प्रोटेक्शन मिला, और दूसरा चीज़ कि पुलिस जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जब अब आगे आईटीपीए के तहत कार्य करेगी तो कुछ गाइडलाइन उनको सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। देखिए, जब भी हम वेस्ट बंगाल में ऐसी प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं तो बहुत ही फेमस जगह है सोनागाछी, रेड लाइट एरिया हम कहते हैं। तो इस विषय पे मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या लूप होल था जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया? क्या ज़बरदस्ती पुलिस लोगों को उठा के ले जाती थी? क्या सीन क्या था?
देखिए हम लोग कोलकाता से आते हैं और जो भी रेड लाइट एरिया इवन खिदिरपुर में और कई जगह पे है, सोनागाछी तो खैर एशिया का सबसे कहा जा सकता है कि लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया है। तो पुलिस का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं था। पुलिस जाकर सेक्स वर्कर को इस तरीके से हैरेस करती थी, यहाँ तक कि एक्सटॉर्शन के केसेस भी पुलिस के खिलाफ आए हैं पिछले कुछ वर्षों में। जाकर उनसे एक्सटॉर्शन करना, उनके साथ इवन शारीरिक संबंध भी फोर्सफुली बनाने के कई सारे कंप्लेंट्स आते थे, उनसे पैसा उठाना, उनको कई तरीके के ब्लैकमेलिंग करने का आरोप आता था। तो इसीलिए भाई जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि प्रोस्टिट्यूशन को एक प्रोफेशन के रूप में कहीं ना कहीं लीगलिटी प्राप्त है, तो उसके बाद यदि पुलिस जाकर वहाँ पर हैरेस करती है तो ये उनके तो सही बात है कि जो उनका स्वतंत्रता का अधिकार है उसका साफ साफ हनन है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की आवश्यकता थी भी, क्योंकि पुलिस को पूरी खुली छूट थी। पुलिस अगर कहीं पर रेड करती है और वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन है तो पुलिस को क्या करना, इस पर कोई एसओपी था ही नहीं उपलब्ध। यदि आईटीपीए के एक्ट के तहत कुछ भी करो और जो वहाँ पर लोग हैं उनको या तो फोर्सफुली रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजो या फिर उनको अपराधी बना दो। तो यदि कोई कंसेंट के साथ कर रहा है तो उनको कुछ तो लीगल प्रोटेक्शन की आवश्यकता थी। तो अब जो लोग जैसे सोनागाछी की बात करें, जो लोग वहाँ पर कंसेंट के साथ कर रहे हैं उनको एक लीगल प्रोटेक्शन मिला है। पुलिस के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ और पुलिस के हरेसमेंट के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा लीगल। लेकिन क्या इसमें लूप होल भी है? क्या इसे यूज़ करके इसका एडवांटेज भी लिया जा सकता है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि कंसेंट जो है एक लीगल कंसेंट होता है, एक सोसाइटल कंसेंट होता है। लीगली हम कह सकते हैं कि एक बयान में मैं बस कह दिया कि मैं अगर आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं कंसेंट के साथ दे रहा हूँ, बस एक लाइन में ख़त्म हो जाती है। लेकिन सोसाइटी के दृष्टिकोण से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंसेंट के पीछे बहुत सारी चीज़ें आती है। उन्होंने ये कंसेंट किस परिस्थितियों में दिए हैं, जो महिला ये कंसेंट दे रही है उनके पीछे की क्या सामाजिक संरचना है, वो कैसे बैकग्राउंड से आती है, इन चीज़ों पर जो फोकस होता था वो फोकस कहीं ना कहीं अब शिफ्ट हो जाएगा। बस एक लाइन में ये सीमित हो जाएगा कि जो महिला प्रोस्टिट्यूशन में है वो कंसेंट दे रही है तो बस दे रही है। जो एक रैकेट होता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट, क्या करता है कि कंसेंट तो ले ही लेता है किसी न किसी माध्यम से, भले वो पैसे के का लालच दिखाकर हो या अन्य ब्लैकमेलिंग का चक्कर करके। जब पहले क्या होता था कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जब उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में शिफ्ट करती थी या उनको अपराधी के तौर पे ट्रीट करती थी, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो उनका माने जो मुख्य जो जड़ है वहाँ तक पहुँचना आसान होता था कि ये रैकेट चल कहाँ से रहा है। अभी क्या है कि पुलिस का हाथ जब बंधा है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले इस कंसेंट वाले गाइडलाइन को कहीं ना कहीं मिसयूज करेंगे। ये लूप होल हो भी सकता है, इस पर मैं स्ट्रांगली नहीं अभी कह सकता हूँ, हाल फिलहाल का जजमेंट है। लेकिन यदि ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट अब ऐसा करे कि सिर्फ एडल्ट्स को इन्वॉल्व करे, सिर्फ एडल्ट लोगों को इन्वॉल्व करके रैकेट करे, प्रोस्टिट्यूशन करे, और जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एक्शन करने आए किसी कंप्लेंट पर और सभी बोल दे कि मैं कंसेंट के साथ हूँ, मैं कंसेंट के साथ हूँ, मैं कंसेंट के साथ हूँ, तो वहाँ पर एक्शन बहुत लिमिटेड हो जाएगा। फिर उस रैकेट तक पहुँचना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और समाज के लिए भी यहाँ पर जब हम भारतीय समाज में रहते हैं तो कानून ही सबसे ऊपर नहीं होता है। कानून और समाज एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो समाज का जो स्टैंडर्ड है, जो आइडियल स्टैंडर्ड है, लॉ ने मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिया। इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन दिस विथ कंसेंट, you are free to do this. That is a minimum standard. But what is ideal standard? As an Indian society, as a member of Indian society, we should also focus on the aspects of society. आइडियल स्टैंडर्ड कौन फिक्स करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने लीगल स्टैंडर्ड फिक्स किया, ठीक है, लेकिन वी बीइंग मेंबर्स ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी वी नीड टू फोकस ऑन आइडियल स्टैंडर्ड ऑल्सो। मतलब आप कह रहे हैं कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पर ध्यान फिर से भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए आईटीपीएस स्टेट को ये ड्यूटी देता था कि ऐसे केसेस में रिहेबिलिटेट करे। वो रिहेबिलिटेशन क्या होता था? डायरेक्ट रिहेबिलिटेशन होता था, आप पकड़ो और रिहेबिलिटेशन सेंटर में बिठा दो। अभी क्या है कि वो एक वास्ट ड्यूटी आ गया, मतलब ऐसा रिहेबिलिटेशन कि ऐसी परिस्थितियों में किसी महिला को आना ही ना पड़े। वो एक फिजिकल रिहेबिलिटेशन होता था कि फिजिकल जो पोजीशन था, फिजिकल जो पोजीशन है वो प्रोस्टिट्यूशन वाले सेंटर से जाके रिहेबिलिटेशन सेंटर में पहुंच जाता था। अभी एक ऐसा रिहेबिलिटेशन करना होगा जहां सिस्टम में ऐसा बदलाव हो, जहां सामाजिक संरचना में ऐसा बदलाव हो कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ही ना हो कि किसी महिला को कंसेंट हो या फोर्सफुली में जाना पड़े। अब स्टेट का दायित्व तो बढ़ा है। अब स्टेट को ऐसी चीज़ें सुनिश्चित करनी होगी, ये इंश्योर करना होगा कि प्रोस्टिट्यूशन कोई कंसेंट के साथ भी ना करे। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है वेस्ट बंगाल में, दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, एक नॉर्थ 24 परगना, एक साउथ 24 परगना। मैं अगर इन जनरल कहूँ तो जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें ज़्यादा चर्चे होते थे। तो ये जो फेंसिंग की जो अभी हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली है, आपको लगता है इसमें इससे भी बदलाव आएंगे? बिल्कुल, देखिए जो वेस्ट बंगाल में तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा जो जरिया था वो क्रॉस बॉर्डर वाला ही चीज़ था। और
पहले चूँकि वो पॉलिटिकल इशूज़ के वजह से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में टसल होते रहते थे। इवन हाई कोर्ट में मामला आया था 1-2 महीना पहले, जहाँ पर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को फटकार भी लगाई थी कि ज़मीन उपलब्ध कराना होगा। अब चूँकि एक ही पार्टी है, स्टेट और सेंटर दोनों में, जब बॉर्डर सुरक्षित रहेगा तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत हद तक कमेगा। हमने कई केसेस किए हैं, हाई कोर्ट में कई रीट हुई थी। मेटिया ब्रूज एक एरिया है, वहाँ से एक माइनर को एब्डक्ट किया गया था, हाई कोर्ट में रीट हुआ था, आज तक वो लड़की नहीं मिली। चला था कि वो बांग्लादेश में चली गई है, हम लोग उसमें थे उस मैटर में, उदय चंद्र झा जी भी उसमें ये मैटर को देख रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते थे जहाँ पर माइनर का ट्रैफिकिंग करके क्रॉस बॉर्डर कर दिया जाता था, बाद में नहीं पकड़ा था। तब जब बॉर्डर सिक्योर रहेंगे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत हद तक रुकेगा। और इस जजमेंट से देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कोई क्लीन चिट नहीं मिला या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कोई फ्री हिट मिल गया, ऐसी बात नहीं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला इशू अभी भी वैसे का वैसा ही है। यदि कोई माइनर इसमें पकड़ाती है तब तो कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं, कोई लीगल प्रोटेक्शन है ही नहीं। वो जैसे जो एक्शन होता था, उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना, उनको फिर उस पता करना कि कहाँ से आई है, उनको क्या बेहतर परिस्थितियाँ दी जा सकती है, ये बेसिकली जो एडल्ट थे उनके ऊपर है। और जब बॉर्डर आदि फेंसिंग मजबूत हो जाएगी और सामाजिक संरचनाएं ठीक होगी तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि कोर्ट तो लीगल प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन सोसाइटी भी यदि प्रोटेक्शन दे इन चीज़ों को तो ये चीज़ें कमेगी समाज में। अब आते हैं कानून की डिटेल्स पे, बारीक जो डिटेल्स हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, जिस वजह से वो लोग हैरेस्ट होते हैं, अक्सर पुलिस के ज़रिए या दूसरे लोगों के ज़रिए हैरेस्ट होते हैं। मान लीजिए सर कि कोई अपनी कंसेंट से अपने आप को वॉलंटरीली सौंप रहा है ऐसे कामों में, तो उसके बाद भी अगर पुलिस ने उनको डिस्टर्ब किया या हैरेस किया तो क्या कर सकते हैं वो इमीडिएट ऑन स्पॉट? इमीडिएट ऑन स्टॉप वो उस जैसे क्या होता है, मान लीजिए मैं अभी लीगल प्रोफेशन में हूँ, मैं एज एन एडवोकेट एडवोकेसी कर रहा हूँ, अभी पुलिस आकर मुझे हैरेस करे तो मैं क्या करूँगा? जो मेरे पास अधिकार है वही सेम अधिकार अब उनको मिला है। जैसे आप मीडिया पर्सनल हो, आप अपने कंसेंट के साथ मीडिया का काम कर रहे हो, प्रेस रिपोर्टिंग कहीं कर रहे हो, अगर आपको पुलिस हैरेस करे तो आप क्या करोगे? आप पुलिस के जो भी अन्य मुखिया हैं, जो ऊपर के अधिकारी हैं, उनको सूचित करोगे, आप अपना जो भी लीगल राइट्स है उनको यूज़ करोगे, कोर्ट आपके लिए होगा, अन्य एजेंसीज आपके तरह होगी। सेम वही स्टेटस अब उनको दिया गया, वही लीगल प्रोटेक्शन उनको दिया गया। हमारे जैसे जो प्रोफेशंस थे उनको क्या था कि क्लियर पता था कि भाई हमारा प्रोफेशन ठीक है, हमें कोई नहीं कर सकता है। उनको ये नहीं पता था, जब पुलिस अचानक से रेड करती थी तो उनको पता ही नहीं चलता था कि हमें करना क्या है। इन चीज़ों में या तो पुलिस मोटा रकम एक्सटॉर्शन करके उनको छोड़ती थी या तो फिर उनको सलाखों के पीछे भेज देती थी। अब उनको क्लियर गाइडलाइन मिला, इसका स्वागत है, उनको पता होना चाहिए और इन चीज़ों का प्रचार करने की भी आवश्यकता है। जो लोग इस प्रोफेशन में है उनको अवेयर करना होगा कि भाई आपके पास ये अधिकार है, आपको लीगल प्रोटेक्शन देश के एपेक्स कोर्ट ने दिया है। आपको यदि आप कंसेंट के साथ इस प्रोफेशन में हैं तो आप इस गाइडलाइन को कोट करिए, आप इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट करिए और अपने अधिकारों की सुरक्षा करिए। और इससे सोशल स्टिग्मा भी घटेगा आपको लगता है? बिल्कुल, देखिए सोशल स्टिग्मा तो हटेगा ही, क्योंकि कोर्ट ने ये सोशल डिग्निटी शब्द को यूज़ किया कई बार अपने जजमेंट में कि लीगल तो जो एक्शंस होती थी वो होती थी, सबसे बड़ा चीज़ होता था कि सोशल डिग्निटी उनका हार्म हो जाता था, उनके सोशल डिग्निटी को चैलेंज कर दिया जाता था, उनको कमतर नागरिक माना जाता था। मतलब मैं एडवोकेट हूँ, आप मीडिया पर्सन हैं तो आप अधिक नागरिक हैं और कोई प्रोस्टिट्यूशन में है तो वो कम नागरिक है, ऐसा एक स्टिग्मा बना हुआ था। अब जब एपेक्स कोर्ट ने इसको एक्नॉलेज किया है, एपेक्स कोर्ट ने डायरेक्टली जो डिवीजन बेंच है उसने ऐसा बड़ा एक जजमेंट दिया जहां उसने इनके लीगल प्रोटेक्शन के पर चर्चा की है, तो समाज भी सोचेगा कि भाई आज के युग में जब सुप्रीम कोर्ट इस पर चर्चा कर रहा है, वो इनके अधिकारों की बात कर रहा है, तो समाज जो इनको एक क्रिमिनल के रूप में देखता है, ये देखना उचित नहीं है। इसको उनको मिलेगा, उनका जो अधिकार है वो मिलेगा। बिल्कुल, मैं अपने आखिरी सवाल में आना चाहूँगी, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं और आपने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं, और क्योंकि आपने ज़िक्र की हमारे कल्चर की, हम अक्सर ये कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन के चलते हम लोग मतलब मॉडर्नाइजेशन के चलते हम लोग ज़्यादा वेस्टर्न हो रहे हैं और अपने इंडियन संस्कृति को भूल रहे हैं। तो जो लोग या फिर हमारे ज़रिए जिन लोगों तक ये राय पहुंच रही है या हमारी ये बातें पहुंच रही है, उनके लिए आपका क्या वार्ता रहेगा इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते? देखिए, संविधान हमें स्वतंत्रता सिखाती है और संस्कृति हमें मर्यादा सिखाती है। ये स्वतंत्रता और मर्यादा के बीच का जो अंतर है वही हमें मनुष्य बनाता है। स्वतंत्र तो जीव जंतु सभी है, चार पाँव वाले उनके पास हमसे अधिक स्वतंत्रता है, लेकिन जो मर्यादा है वो केवल मनुष्यों में ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको स्वतंत्रता दी है, अब मर्यादा का जो बाउंड्री है वो हमें अपने साथ लेकर चलना होगा। इसके बाद और कुछ बात हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत
इतना वक्त ले लिया हमने आपसे, लेकिन बहुत सारी जानकारी भी मिली, काफ़ी सारे सवाल, काफ़ी सारे जवाब आने वाले दिनों में भी मिलेंगे, क्योंकि इस विषय पे चर्चे तो ज़रूर होंगे। लेकिन बात हमने जो जिक्र की आज इस बयान के ज़रिए, बात की हमने जिम्मेदारी की। उम्मीद यही है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही।